हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जनरल नॉलेज एकेडमी। सो गाइस, आज हम वैदिक पीरियड को लेकर डिस्कस करेंगे। तो गाइस, तो ये वैदिक पीरियड है, तो ये मैं जैसे डिस्कस करने वाली हूँ, अगर आप ये वीडियो ध्यान से फॉलो करें, स्टार्ट से एंड तक देखते रहिए, तो इनमें से कोई क्वेश्चंस आपको छूटने नहीं वाली, क्योंकि यहाँ से बहुत एमसीक्यूज तो आ ही जाते हैं। तो मैं जैसे जैसे डिस्कस कर रही हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चंस इनमें से भरा हुआ है, तो आप देखते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जनरल नॉलेज एकेडमी। सो गाइस, तो फर्स्ट क्या है, वैदिक पीरियड, द आर्यंस। तो किस टाइम को वैदिक पीरियड बोला जाता है? वैदिक पीरियड है 1500 BC टू 500 BC। जो ये जो टाइम है, इसको वैदिक पीरियड बोला जाता है। ठीक है, तो इस वैदिक पीरियड को दो फेज़ों में भाग किया गया है। तो एक फेज़ है ऋग्वैदिक और अर्ली वैदिक, एंड अनदर है लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, तो ये ऋग्वैदिक और अर्ली वैदिक की टाइम क्या है? 1500 BC टू 1100 BC ही। ठीक है, तो ऋग्वैदिक पीरियड किस टाइम को बोला जाता है? 1500 BC टू 1100 BC। जो इनमें जो पीरियड थे, इसको ऋग्वैदिक और अर्ली वैदिक पीरियड बोला जाता है। और जो है 1100 BCE टू 500 BCE, जो इनमें जो पीरियड है, इसको बोला जाता है लेटर वैदिक पीरियड। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ऋग्वैदिक और अर्ली वैदिक। तो अब हम ऋग्वैदिक और अर्ली वैदिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं उन लोगों की रीजन, उन लोगों की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमी क्या क्या है, कैसे है, तो ये आज हम जानेंगे। तो ऋग्वैदिक और अर्ली वैदिक। तो रीजन, द अर्ली Aryans settled in eastern Afghanistan, modern Pakistan, Punjab and parts of western UP। तो जो ऋग्वैदिक टाइम का आर्य थे, वो पूर्वी अफगानिस्तान, आधुनिक पाकिस्तान, पंजाब और वेस्टर्न यूपी के कुछ हिस्से में वो लोग बसे थे। ठीक है, जो अर्ली आर्यंस थे वो इस ईस्टर्न अफगानिस्तान, मॉडर्न पाकिस्तान, पंजाब, वेस्टर्न यूपी, इस जगह में बसे थे। द होल रीजन इन विच द आर्यंस फर्स्ट सेटल्ड इन इंडिया इज कॉल्ड लैंड ऑफ 7 रिवर्स और सप्त सिंधु। तो क्या है कि जो भी पुरातन क्षेत्र है, जिस जिस जगह पे आर्यंस लोग फर्स्ट बस्ती स्थापन किए थे, तो उस जगह को बोला जाता है 7 नदियों की भूमि व सप्त सिंधु। तो क्या है, जो जगह पे ये ये अर्ली आर्यंस बसे थे, उन लोगों की बस्ती स्थापन किए थे, उन जगहों को बोला जाता है लैंड ऑफ 7 रिवर्स और सप्त सिंधु। तो नेक्स्ट है ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पे क्या बोला गया। तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट पॉइंट है कि मोनार्कियल फॉर्म ट्राइब वाज नोन एज जन एंड इट्स किंग एज रजन। तो क्या है कि जनजाति का जो राजतांत्रिक रूप है, उसको जन बोला जाता था, वो जन नाम से जाना जाता था, और इस जना की जो किंग होते थे, उसको रजन बोला जाता था। गाइज, ये जो मैं डिस्कस करके बोल रही हूँ, ये सब एमसीक्यू पे आते हैं, मैं डिस्कस कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ ध्यान में रखिए। मैं जो भी यहाँ पे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस है, ये सब आप ध्यान में रखिए, ये सब एमसीक्यूज पे आते हैं। तो मोनार्कियल फॉर्म द ट्राइब वाज नोन एज जन। तो क्या है, जनजाति का जो राजतांत्रिक रूप है, उसको जना नाम से जाना जाता था, और इस जना का जो हेड होते थे, लीडर होते थे, किंग होते थे, यानी कि, तो इसको बोला जाता था रजन। एंड ये जो रजन है, यानी कि जना की किंग है, वो हर बैटल की नेता थे एंड जनजाति के रक्षक भी थे। बट the Rajan was not an absolute monarch, for the government of the tribe was in part the responsibility of the tribal council like Sabha, Shamiti, Gana, Vidata। बट ये जो राजन थे, वो पूरा रक्षक भी नहीं थे,
क्योंकि ट्राइब की जो गवर्नमेंट है यानी कि जो सरकार है, इनके ऊपर सभा समिति गण विधाता तो इसकी जिम्मेदारी थी। तो रजन पूरा की पूरा रक्षक और लीडर नहीं थे, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उनके ऊपर भी जिम्मेदारी होती थी सभा समिति गण विधाता ये सब की। तो नेक्स्ट है लर्न्ड एंड वर्चुअस ट्राइब्समैन कुड अटेंड सभा। और क्या होता था कि जो लोग लर्न्ड एंड वर्चुअस थे वो लोग ही सभा में उपस्थित हो सकते थे, वो लोग ही अटेंड कर सकते थे सभा। विच परफॉर्म जुडिशियल फंक्शन, और सभा में कानून के यानी कि जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म होते थे। एंड इवन वुमेन कुड अटेंड इट, और इस सभा पे महिला भी अटेंड कर सकते थे। तो लर्न एंड वर्चुअस पीपल जो ट्राइब्समैन थे वो लोग सभा में, तो सभा में सिर्फ लर्न एंड वर्चुअस पीपल ऐड हो सकते थे, मतलब कि उपस्थित हो सकते थे। और यहाँ पे आइन कानून या कि न्याय विचार की जो जुडिशियल फंक्शन होते हैं ये परफॉर्म्ड होते थे। और समिति पे क्या होता था, देखिए समिति पे ऑल ट्राइब्समैन कुड अटेंड, तो ऑल माने सब जो ट्राइब्समैन है वो अटेंड कर सकते थे समिति, क्योंकि द मेन फंक्शन ऑफ विच वाज टू इलेक्ट एंड री इलेक्ट रजन। क्योंकि समिति पे क्या होता था कि जो उनकी जो जनक का जो हेड होता है, लीडर होता है, रजन किंग होता है, उस रजन को इलेक्ट किया जाता था समिति पे। तो क्या है, जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म होते थे सभा पे। ये सब MCQ होते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिए सभा पे क्या परफॉर्म होते थे, जुडिशियल फंक्शन, और रजन इलेक्ट किया जाता था कहाँ पे, समिति पे। ठीक है, तो द बेसिक सोशल यूनिट वॉज नोन एज द कुला और द फैमिली, एंड कुलापा वॉज द हेड ऑफ द फैमिली। तो द बेसिक सोशल यूनिट वॉज नोन एज द कुला और द फैमिली। तो क्या है कि जो नेक्स्ट पॉइंट बोला गया कि बेसिक सोशल इकाई थे यानी कि यूनिट है, उसको बोला जाता था कुला और द फैमिली मतलब कि परिवार, और इस फैमिली के जो हेड होते थे उसको बोला जाता था कुलापा। तो कुला क्या है, बेसिक सोशल जो उन लोगों की जो यूनिट थे, उन लोगों की जो सोशल जो यूनिट थे, तो उसको बोला जाता था क्या, कुला, और इस कुला का जो हेड है उसको क्या बोला जाता है, कुलापा। ये सब इम्पोर्टेंट है। तो विलेजेस वेर हेडेड बाय ग्रामीणी, ठीक है, वहाँ पे जो गांव होते थे उनकी हेड को बोला जाता था ग्रामीणी, हु यूज्ड टू रिप्रेजेंट विलेज इन सभा समिति। तो ये ग्रामीणी के काम क्या था कि जो सभा समिति होते थे उस टाइम वहाँ पे प्रतिनिधित्व करते थे। ग्रामीणी जो सभा समिति होते थे वहाँ पे प्रतिनिधित्व करते थे, रिप्रेजेंट विलेज इन सभा समिति। तो द किंग वॉज असिस्टेड बाय अ नंबर ऑफ ऑफिसर्स ऑफ विच पुरोहित वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और बोल रहा है कि और जो राजा होते हैं उन लोगों की जो राजा होते हैं उनको जो लोग असिस्ट करते थे यानी कि सहायता करते थे, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट थे पुरोहित। ठीक है, तो जो लोग उनको सहायता करते थे, जो लोग उनको असिस्ट करते थे, उनमें सबसे राजा की किंग की जो सबसे इम्पॉर्टेंट सहायक थे वो है पुरोहित। पुरोहित के द्वारा सबसे सहायता मिलते थे। और पुरोहित के अलावा भी नेक्स्ट है वो है सेनाई। तो जो आर्मी के लीडर थे उसको सेनाई बोला जाता था, और ये सेनाई भी बहुत इम्पॉर्टेंट थे राजा के लिए, वो भी उसको असिस्ट करते। बट सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पुरोहित, एंड सेकंड इम्पॉर्टेंट सेनाई जो आर्मी के लीडर होते थे, उसके द्वारा भी किंग असिस्ट होते थे। तो नेक्स्ट है सोशल लाइफ। उन लोगों की सोशल लाइफ कैसे थे देखते हैं। When the Aryans entered India, there was already a class division. तो आर्यंस जब इंडिया में प्रवेश की थी तो उन लोगों की पहले से ही उनके अंदर क्लास डिवीजन था। ठीक है, तो आर्यंस जब इंडिया में प्रवेश की उसको पहले से ही उन लोगों में जो विचार होते थे उन लोगों में क्लास डिवीजन थे।
तो पहले ये आर्यंस 3 ग्रुप्स में डिवाइड थे, ठीक है। यहाँ पे बोला हुआ है ग्रेजुअली द ट्राइबल सोसाइटी गॉट डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। क्या क्या है? प्रेजिस्ट्स, वॉरियर्स एंड कॉमनर्स। ये तीनों भागों में इनको ये डिवाइड थे। लेटर द फोर्थ दासेस और शूद्र वॉज ऑल्सो एडेड, बट इसके बाद फोर्थ शूद्र इनके साथ ऐड किया गया था, ठीक है। तो उसके बाद क्या बोला गया? तो द टर्म वर्ण वॉज यूज्ड फॉर कलर। तो क्या है कि इन लोगों में वर्ण के बेसिस पे भी डिवाइड होते थे लोग। और एक बात, ये वर्ण टर्म फर्स्ट ऋग्वेद में पाया गया, ये सब नोट करिए। तो जो ये वर्ण जो टर्म है ये फर्स्ट ऋग्वेद में ये पाया गया था। तो इन लोगों में वर्ण के बेसिस में, कलर, स्किन कलर के बेसिस में डिवाइड होते थे। तो आर्यंस जो थे वो लोग थे फेयर, और जो शूद्र थे, दासेस थे, वो लोग थे डार्क। तो जो फेयर लोग हैं वो है आर्यंस, एंड जो डार्क लोग हैं वो है शूद्र या दासेस। तो नेक्स्ट है क्या? द फैमिली वॉज पैट्रियार्चल इन नेचर, बट तो क्या है कि जो उन लोगों की जो कल्चर है वो पितृतांत्रिक थे, ठीक है। उन लोगों की जो फैमिली थे उनमें वो हेड थे पितृतांत्रिक, वो पितृतांत्रिक थे। वुमेन इंजॉयड इक्वल पावर विथ मेन, बट इस टाइम पे क्या है कि वुमेन जो थे, महिला थे, वो मेन के साथ इक्वल्स पार्ट लेते थे। वुमेन्स इस टाइम पे इंडिपेंडेंट थे, तो इन लोगों की इक्वल्स पार्ट दिया जाता था। ये एक ही चीज़ भोग कर सकते थे मेन के साथ ही, पावर। तो नेक्स्ट, मैरिज वॉज यूजुअली मोनोगैमस, बट देयर आर फ्यू इंस्टेंसेस ऑफ पॉलिंडरी, लेवरेट एंड विडो रीमैरिज। तो क्या है कि जो इस टाइम पे विवाह होते थे वो एक्चुअली यूजुअली मोनोगैमस टाइप की होती थी, कि मतलब कि एक ही पर्सन से विवाह करने के रिवाज थे उन लोगों में। तो ये एक ही पर्सन को शादी करने का जो सिस्टम है उसको मोनोगैमस सिस्टम बोला जाता है। तो उसके बाद इसके अलावा भी पॉलिंडरी, लेवरेट एंड विडो रीमैरिज के कुछ कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे मिला गया था। तो पॉलिंडरी है कि एक से ज़्यादा आप शादी कर सकते हो, तो ये कुछ कुछ मिला था। और लिवरेट है कि जो प्रचलन थे लिवरेट के भी, तो ये है कि भाई का जो विधवा है उनको विवाह करने के रिवाज, ठीक है। अगर आपका भाई का जो बीवी है वो अगर अगर डेथ हो गई भाई का, तो उसका जो बीवी होए उसको अब शादी कर सकते हैं, और इसको बोला जाता है लेविरेट, ठीक है। तो हाँ, तो नेक्स्ट क्या है? विडो रीमैरिज। विडो रीमैरिज क्या है? विधवा की दूसरी बार शादी कराना, तो इसका भी प्रचलन थे। बट यहाँ पे चाइल्ड मैरिज की कोई एग्जाम्पल नहीं मिला, यहाँ पे बाल्य विवाह का प्रचलन नहीं था। तो देखकर ही समझ रहे होंगे कि यहाँ पे जो वुमेन्स है उन लोगों की इज्जत किया जाता था, उन लोगों की इम्पोर्टेंस दिया जाता था, तो इसीलिए ही ये सब है। तो उन लोगों की उस टाइम इम्पोर्टेंस थे। ये पॉलिटिकल, आर्यंस फॉलोड अ मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये आर्यन जो है उन लोगों की इकोनॉमी मिश्रित थे, उन लोगों के मिश्रित अर्थव्यवस्था थे। तो उन लोगों की इकोनॉमिक टाइप क्या था? मिक्स्ड इकोनॉमी। देयर ब्रोंज स्मिथ वेर हाईली स्किल्ड। तो उन लोगों की ब्रोंज स्किल बहुत अच्छे थे, बहुत हाईली थे। वो लोग बेहतर वेपन्स, टूल ऐसे ब्रोंज से बना सकते थे। तो नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ देयर वेर फाउट फॉर काउ। उनके जो अधिकांश युद्ध होते थे वो गाय के लिए किया जाता था, बट हॉर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट थे उस टाइम। काउ जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही हॉर्स भी थे। तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एक्सचेंज वाज काउ। इस टाइम में काउ के द्वारा विनिमय चलते थे। कुछ हमारा जो आदान प्रदान होते हैं जो पैसे के द्वारा, इस टाइम का एक्सचेंज स्टैंडर्ड यूनिट एक्सचेंज क्या था? काउ, ठीक है। तो नेक्स्ट, एट द सेम टाइम कॉइन्स वेर ऑल्सो देयर। तो इस टाइम कॉइन्स भी, सेम टाइम कॉइन्स भी उस टाइम थे। तो गोल्ड कॉइन लाइक निष्क,
तो निष्क बोला जाता था। उस टाइम की जो स्वर्ण मुद्रा थे उसको निष्क बोला जाता था। ठीक है। गव्युति वॉज एज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस एंड गधूली एज अ मेजर ऑफ टाइम। तो डिस्टेंस की परिमाप करने के लिए उपयोग किया होता था गव्युति, एंड टाइम की माप के रूप में गधूली यूज होते थे। ठीक है। तो डिस्टेंस या कि दूरी की परिमाप करने के लिए गव्युति यूज होते थे और गधूली होते थे मेजर ऑफ टाइम, टाइम की परिमाप के रूप में। फिजिशियन देयर कॉल्ड विशाखस। चिकित्सक जो थे उस टाइम की, जो आर्यंस के टाइम पे जो चिकित्सक थे उनको बोला जाता था विशाखस। ठीक है। तो फिजिशियन जो लोग थे उनको विशाखस, चिकित्सक को विशाखस बोला जाता था आर्यंस के टाइम पे। द स्टेप क्रॉप वॉज यवा। तो उस टाइम की सबसे मूल्य फसल थे यवा। तो नेक्स्ट क्या है, रिलीजियन। तो रिलीजियन कैसे थे ये जानते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाइविनिटी वॉज इंद्र हु प्लेड द रोल ऑफ वॉरलॉर्ड। इंद्र वॉज कॉल्ड ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स पुरंदर। तो क्या है, आर्यन के सबसे महत्वपूर्ण जो देवता थे, जिन देवता को वो लोग सबसे मानते थे, वो है इंद्र देवता। वो वॉरलॉर्ड की भूमिका निभाते थे। इनकी वॉर्स में सेनापति का रोल निभाते थे। ठीक है। इंद्र देवता, तो ये वॉर्स में सेनापति का रोल निभाते थे ये इंद्र देवता। तो क्या है कि उनको पुरंदर भी बोला जाता था, ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स, दुर्ग ध्वंसकरी पुरंदर भी इंद्र का बोला जाता था। ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। द सेकेंड पोजिशन वॉज हेल्ड बाय अग्नि, फायर ऑफ गॉड्स। फायर ऑफ गॉड्स कौन था, अग्नि। और ये था उन लोगों के सेकेंड, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट नंबर पे जो उन लोग सबसे मानते थे वो है इंद्र देवता, उसके बाद जो थे वो है अग्नि देवता, फायर ऑफ गॉड्स। नेक्स्ट किसको माना जाता था उन लोगों के द्वारा, तो थर्ड पोजीशन पे थे उन लोगों की वरुण देवता थे थर्ड पोजीशन पे। ही पर्सनिफाइड वाटर, ही वॉज एथनिकली द हाईएस्ट ऑफ ऑल ऋग्वेदिक गॉड्स। ठीक है। सोमा वॉज कॉन्सिडर्ड टू बी द गॉड ऑफ प्लांट्स। गॉड ऑफ प्लांट किसको माना जाता था, सोमा। गॉड ऑफ प्लांट किसको बोला जाता था, सोमा। तो ये इम्पॉर्टेंट है, नोट करते जाइए। तो मर्ड्स पर्सनिफाइड द स्टॉर्म्स, तूफान को जो पर्सनिफाई करते थे तो वो है मर्ड्स। तो नेक्स्ट है सम फीमेल डेटीज आर ऑल्सो मेंशन्ड। तो कुछ महिला जो देवता थे वो भी उस टाइम पे मेंशन किया हुआ है, उसको भी माना जाता था, लाइक अदिति एंड उषा। तो अदिति उषा इस देवी को माना जाता था उस टाइम पे। तो हु रिप्रेजेंट द अपीयरेंस ऑफ डॉन। तो ये अदिति उषा जो देवी है वो डॉन को रिप्रेजेंट करते थे, वो डॉन की यानी कि प्रत्युष के देवता थे। ठीक है। तो नेक्स्ट है रिवर्स इन ऋग्वेदा। तो हम लोग अभी भी क्या क्या पढ़े हैं, रिलीजियंस पढ़े हैं, उन लोगों की इकोनॉमी पढ़े हैं, उन लोगों की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पढ़े हैं, रीजियन पढ़े, तो ये सब हमने पढ़ लिए हैं। तो अब हम जानेंगे रिवर्स इन ऋग्वेदा, यानी कि जो मॉडर्न नेम्स एंड ऋग्वेद। सो क्या है कि कुछ रिवर्स है जिसका अभी का नेम और ऋग्वेदिक टाइम का नेम अलग थे। तो ये क्या थे, ये बहुत एग्जाम पे आते हैं, ध्यान में रखिएगा कि ये रिवर की नेम अभी ये है बट उस टाइम पे क्या थे। तो ऐसे रिलेटेड है ये चीज़, तो देखते जाइए। तो मॉडर्न नेम्स, ऋग्वेदिक नेम्स। तो मॉडर्न नेम्स जिसका इंदुस है तो उसकी थी सिंधु। आज जो हम इंदुस बोलते हैं उसको बोला जाता था ऋग्वेदिक टाइम पे सिंधु। जो अभी का जो झीलम है वो थे वितस्ता। अभी का जो झीलम है वो है ऋग्वेदिक टाइम पे वितस्ता। अभी को जो चेनाब बोला जाता है जिस नदी को, वो उस नदी को
ऋग्वैदिक टाइम पे बोला जाता था अस्किनी। अभी जिस नदी को रवि बोला जाता है उस नदी को ऋग्वैदिक टाइम पे बोला जाता था पुरुषिनी। अभी के जो बियस बोला जाता है उस नदी को ऋग्वैदिक टाइम पे बोला जाता था विपाशा। अभी की जो सुतलेज है वो थे सतुदरी। जो गोमती है अभी जिस नदी को हम गोमती बोलते हैं उसको बोला जाता था गुमाल। अभी हम जिस नदी को कुर्राम बोलते हैं उसको ऋग्वैदिक टाइम पे बोला जाता था क्रमु। अभी को जो घग्गर बोलते हैं उसको उस टाइम पे बोला जाता था ऋग्वैदिक टाइम पे दृश्यवती। ठीक है। अभी के जिसको हम कबूल बोलते हैं उसको कबूल रिवर्स है उसको बोला जाता था कुभा बोला जाता था ऋग्वैदिक टाइम पे। अभी के जो गंडक बोला जाता है अभी जिस नदी को हम गंडक बोलते हैं उसको बोला जाता था सदनी। तो गाइज आज के लिए यही तक ही है। आज हम वैदिक पीरियड की ऋग्वैदिक और आर्य वैदिक के बारे में डिस्कस की हूँ। तो ये पार्ट 1 की वीडियो एंड पार्ट 2 में हम लेटर वैदिक पीरियड के बारे में बोलेंगे, क्योंकि ये अगर एक वीडियो में डाल दी तो बहुत बड़ी हो जाएंगे। तो इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लेटर वैदिक पीरियड अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो लगे रहिए। जो लोग भी अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हो वो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो की सबसे पहले अपडेट पाने के लिए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे, इसीलिए आपको सब्सक्राइब करना होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना ज़रूर एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो चलते हैं।